परसों रात को आए। रामायण में सब देखे? सीरियल में क्या देखा? मेरा देखा जो तुम सीरियल करने में बैठे। हाँ जी जीजू को उन्होंने दिखाया था, वो पीछे दूर से नजर आया था। कहते हैं उसके ऊपर उन्होंने फ्लैट रखा हुआ है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हों खुदा न खास्ता हाँ जी गिरना जाए। सीढ़ी में रखी है अवेलेबल? नहीं कोई भी नहीं सीढ़ी, नहीं कोई सीढ़ी नहीं हमारी सीढ़ी कोई नहीं है जी। वो लगानी है ना उलमा ने बाद में देख के कोई वक्त पोस्ट रखी है ना देखने के लिए कहीं उतर आना रात को दिन को। बहुत ही वो डेसोलेट और डिजर्टेड मालूम नहीं होता कि कोई भी इंतजार कर रहा है। अच्छा जी आज नाजा से शुरू होगा। नाजा शुरू कर दिया था कल? कल नहीं पिछली दफा। नाजा एक सांप है जिसका नाम अफी कहते हैं इसको। नहीं कोबरा की कौन सी किस्म है? वो भी तो कोबरा होता है। वो लेक्सिस कोबरा की किस्म नहीं है? वो सुरुकुकु। हाँ वो सुरुकुकु। सुरुकु सुरुकुकु अच्छा हाँ बुश मास्टर। अच्छा वो ठीक है। ज़्यादातर ये मेरे ख्याल में वहाँ होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में भी लेक्सिस। साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका में बाहर नाम जो भी हो यानी उसका दूसरा नाम की जरूरत नहीं। नाजा नाम से मशहूर दवा होम्योपैथी दवा है। इसमें और दूसरे दो सांप के जहरों में जो एक लेक्सिस है और एक क्रोटलस, इन दोनों में फर्क सबसे बुनियादी फर्क ये है कि लेक्सिस और क्रोटन दोनों खून के अंदर वो इन्हितात पैदा कर देते हैं और खून की तरकीब बिगड़ जाती है, ताफुन पैदा हो जाता है और सेप्टिक बुखार उसके नतीजे में पैदा होने लगते हैं। तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा शदीद खून का ब्रेक डाउन करने वाला क्रोटलस है। उससे ज़्यादा कोई शायद ही कोई सांप हो जो इतना ज़्यादा खून को बिल्कुल वो कीमियाई लिहाज से ब्रेक कर देता है और उसके नतीजे में बुखार का और ताफुन का पैदा होना एक कभी लाजमी अमल है। नाजा में ये या मिलता ही नहीं या शास के तौर पर मामूली से मिलेगा। नाजा के जहर का खून से ताल्लुक नहीं बल्कि आसाब से ताल्लुक है, आसाब पर हमला करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल की हरकत या बिल्कुल कम कर देगा या बहुत तेज कर देगा और दोनों सूरतों में नाजा इसके लिए मुफीद है। अब मज़ीद बातें नाजा की आपको बताता हूँ। इसमें नमदार मौसम में तकलीफ़ें बढ़ने का रुझान पाया जाता है जो रस्टॉक्स में भी है और लेकेसिस में भी। और इसमें लेकेसिस की तरह तकलीफ़ें बाएं से दाईं तरफ को जाती हैं। बाईं तरफ मरीज लेट नहीं सकता। बाईं तरफ लेटने से दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, इसलिए हमेशा दाईं करवट लेटेगा। वेल्वुलर हार्ट डिजीज के लिहाज से ये बहुत बड़ा मकाम रखता है। दिल के वेल्स की खराबियों में नाजा को बाज़ डॉक्टर रूटीन के तौर पे देते हैं। इसमें यह एहसास होता है कि हर तकलीफ़, हर बुरी खबर जिस तरह के काली कार में मैदे पर हमला करती है, इसमें दिल पर हर चीज़ पड़ती है और हर बात से दिल के इर्द गिर्द कुछ कमज़ोरी, कुछ कच्चापन या कुछ घबराहट पैदा हो जाती है। तो नाजा इस तकलीफ़ में ख़ास तौर पर याद रखने के काबिल है। दिल के दमा के लिए बहुत चोटी की दवा है।
अहम तरीन दवाओं में है। बाज़ दफ़ा दिल के दमे की दूसरी दवाएं काम नहीं आती तो नाजा उसका फ़ायदा पहुंचाता है। और बाज़ डॉक्टर्स का ख्याल है कि दिल की अमूमी तकलीफ़ों में जिनमें लेकिसिस वाली खराबियाँ ना हों, खून की खराबी, उसका फटना, गैर मामूली दबाव, ये चीज़ें अगर ना हों तो दिल के हर मरीज़ को नाजा दे दिया जाए तो कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंचाता है। मगर मैं इस तरह तो कभी नहीं दिया, हमेशा उसी वक्त ही दिया है जो मेरे तजुर्बे में है, जब दिल की धड़कन या बहुत सुस्त या बहुत तेज़ हो और दिल में कच्चापन महसूस हो, इर्द गिर्द की जगह भी एक घबराहट सी, और फिर बायां हाथ का सुन होना, ये मुझे याद है नाजा में बड़ा नुमाया पाया जाता है। लेकिसिस में भी है, लेकिन लेकिसिस की दूसरी अलामतें से चूँकि मुख्तलिफ हैं इसलिए ये एक पहचान है। लेकिसिस की तरह सोते में इसकी तकलीफ़ें भी बढ़ती हैं, ये फिर कदर मुश्तरक है। और वो जो सोते में घबराहट से उठना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि बाज़ ग्रैंडेलिया में भी है, आर्सेनिक में भी है, कई और दवाओं में है कि सोते हुए महसूस हो जैसे सांस बंद हो रहा है, घबराहट से आदमी उठता है। नाजा में भी ये बीमारी बहुत नुमाया है। स्नीजिंग, ये पहले मुझे इसका कभी ख्याल नहीं आया, ना मुझे याद है कि नाजा को मैंने स्नीजिंग में यानी छींकें आने के दौरे में इस्तेमाल किया हो, मगर लेकिसिस में ये बहुत ताकत है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिसिस की ये ताकत के स्नीजिंग को ख़ास तौर पर बदलते हुए मौसम, जो बाहर के मौसम की स्नीजिंग है, उस पर असरअंदाज हो। बाज़ पुराने मरीज़ों को 1000 की एक ही खुराक से बिल्कुल शफा हो गई, और मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि इतना ज़्यादा गहरा असर और इतना लंबा, लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ों को फिर दोहराना पड़ता है। और अगर लेकिसिस अपनी ये इसकी ख़ास दवा ना हो जो सारे केस पर हावी हो तो कुछ फ़ायदा तो ज़रूर करेगी, जब फ़ायदा छोड़ दे तो फिर दूसरी दवा तलाश करनी पड़ती है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत सी दवाएं हैं। नेक्टेनोल भी छींकों के दौरों में बहुत मुफीद दवा है, इसमें भी छींकें आती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे इल्म में तो पहले नहीं था, मगर अब मैंने नोट्स देखे हैं तो पता लगा है कि रात को सोने के बाद नाक का पैसेज भी खुश्क और हे फीवर का दौरा, यही छींकों वाला, और सफोकेटिव अटैक्स मैंने आपको बताया ना, सोते में आंख खुल जाए जैसे सांस बंद हो रहा हो। With all complaints of the chest, there is inability to lie on the left side, numbness of the left arm, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बाईं तरफ, और चोकिंग के साथ, झटके के साथ उठना, ग्रैंडेलिया वाली लामत, ये भी आपको बता चुका हूँ। दिल की तकलीफ़ों में एक ज़ायद मददगार अलामत यह है कि खुश्क खांसी ऐसे मरीज़ को होती है जिसको दिल के लिए नाजा की ज़रूरत हो, और वो खांसी हटती नहीं, और उसका मवाद अगर निकले भी तो बहुत मामूली सा, खुद अपनी ही खराश से पैदा किया हुआ मवाद कुछ निकलता है, मगर मुस्तकिल लंग्स की बीमारी नहीं है वो, ये इसकी पहचान है। और दमे के लिए जो दूसरी दिल के दमे की दूसरी दवाएं हैं, उनमें कोई नुमाया पहचान वाली याद है किसी को? क्या? स्पॉन्जिया भी है, स्पाइजीलिया भी है, मगर स्पॉन्जिया इस तरह पहचानी जाती है कि आरे की तरह, और भी बताई हैं बात हैं, लोरासिलस भी बहुत आम, और बहुत सी भी दवाएं हैं, मगर अगर आवाज़ों वगैरह से पहचान ना हो या बाज़ ख़ास सजाओं से, तो नाजा और वो स्पॉन्जिया अपनी खांसी से पहचानी जाएंगी। दोनों की खांसी में नुमाया फ़र्क है, एक खुश्क खांसी है और शाज़ के तौर पर थोड़ा सा बलगम दिख रहा है, और दिन रात रहेगी जिस वक्त, यानी उसका कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं।
مگر اسپونجیا کی کھانسی جو ہے وہ آرا چلنے کی آواز اور بالکل دمے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس میں دمے کی کیفیت طاری نہیں ہوتی, یعنی دل کے دمے کے لیے دی تو جاتی ہے مگر اس کی کھانسی دم بھی محسوس نہیں ہوتی. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک اور اس میں بات ہے ہاتھ اور پاؤں کا پسینہ. ابھی ایک بچہ آیا تھا, اس کو میں نے بعض علامتوں کی وجہ سے وہ دی تھی کلکیریا کارڈ, کیونکہ سر پہ بھی تھا اس میں. لیکن نوٹ کر لینا سلیم, اگر اس سے فرق نہ پڑے بلکہ ناجا لکھ بھی دیں کہ اس کی دوبارہ جو خط و کتابت ہوگی ابھی سے ان کو جانے سے پہلے بتا دیں, دے بھی دیں. ناجا میں ہاتھ اور پاؤں کا پسینہ بہت ہوتا ہے, لیکن اس کا اور سلفر کا بڑا فرق ہے, ہیپر سلف کا بھی فرق ہے. ان میں سلفر میں تو ہاتھ پاؤں کی جلن نمایاں ہوتی ہے اور بعض دفعہ پسینہ انگلیوں کے درمیان, پاؤں کی ٹو کے درمیان وہ ہلکی سوزش پیدا کر کر گلا دیتا ہے جگہوں کو اور بدبو بھی آتی ہے. پھر عام طور پر سلفر اور ہیپر سلف کے پسینوں میں بغلوں میں بھی پسینے کی موجودگی ہوتی ہے. ہیپر سلف کی تو بو اتنی کھٹی کہ وہ کسی اور بدبو سے ملتی ہی نہیں ہے, اس لیے ہیپر سلف کو تو آپ بھول جائیں سر دست. دوسرے سب پسینوں میں کچھ نہ کچھ بو ہوتی ہے, ایک طبی امر ہے, لیکن اس کے پسینے میں بو نہیں ہے. ناجا کے ہاتھ پاؤں کے پسینے میں قطعاً کوئی بو نہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خون کے تعفن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جگر کی خرابی سے تعلق نہیں ہے. جو جگر کے خرابی اور خون کے تعفن سے پسینے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جگر کی, جس کو پورٹل سسٹم کی بیماریاں کہتے ہیں, ان کے نتیجے میں بعض دوسرے بیماریوں کے کچھ ایک گروپ کے طور پر دکھائی دیتے ہیں. مثلا سلفر میں پاؤں کا پسینہ ہے اس لیے کہ وہ ہاتھ پاؤں کے کناروں پہ خون کے اجتماع کو زیادہ کر دیتا ہے اور تبھی ہاتھ پاؤں جلتے بھی ہیں. اور پھر بواسیر کا رجحان پایا جاتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا پورٹل سسٹم, وینس سسٹم جو ہے وہ خراب ہوا ہے. یہ ناجا میں یہ بات نہیں ہے, اس لیے ایسی کوئی علامت آپ کو نہیں ملے گی. بالکل اس کا خون کی خرابی سے کوئی تعلق نہیں, یہ دل کی کمزوری سے تعلق ہے اور اس کے پسینے میں بھی دل کی کمزوری کے پسینے ہیں. اس لیے پلپیٹیشن بھی ساتھ ہوتی ہے, تھوڑی سی حرکت سے دل تیزی سے پھڑکنے لگتا ہے. اور بعض دفعہ مریض آپ دیکھیں گے دمے کے اکثر مریض بولتے بولتے ٹھہرتے ہیں, تھوڑا سا بولے پھر ٹھہر گئے کیونکہ وہ سانس چڑھ جاتا ہے. لیکن اکثر ایسے مریضوں کے اندر کچھ خرخر کی آواز آ رہی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سانس کی نالی بھری ہوئی ہے. ناجا میں ایسی کوئی آواز نہیں آتی اور پھر بھی مریض دم لینے کے لیے ٹھہرتا ہے. اس لیے ناجا ایسی دوا نہیں ہے جو پہچانی نہ جا سکے. خاص اپنی علامتیں بالکل کھلی پہچانی جائے گی. خون کی خرابی کی بات ہو رہی تھی تو ایک دوا اینتھریسینم بھی ہے جو بہت ہی اہم دوا ہے اور خاص طور پر اگر خون میں تعفن پیدا ہو چکا ہو, پھوڑے پھنسیاں, کاربنکلز, اس قسم کی چیزیں جو آہستہ سارے بدن کو کھا جاتی ہیں, اینتھریسینم میں بہت نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں اور اس میں میلیگنینسی کا رجحان پایا جاتا ہے. یعنی اس کے پھوڑے, کاربنکل, پھنسیاں وغیرہ ایک تو بہت ہی پردرد بھی ہوتی ہیں, ان میں تعفن بھی پایا جاتا ہے اور اگر صحیح علاج نہ ہو
تو کچھ دیر کے بعد وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسے موقع پر اینتھریسینم کا بروقت انتظام بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اس پر نظر رکھنی چاہیے. اس کے جو اس کی خاص علامتیں یا پہچانیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا ہیمریج ہمیشہ سیاہی مائل ہوگا. خون جو نکلے گا پھوڑوں وغیرہ سے وہ سرخ نہیں ہوگا بلکہ سیاہی مائل ہوگا. اسہال کے ساتھ بھی اگر دست لگیں گے تو سیاہی مائل ہوں گے. بعض دفعہ اندرونی کینسر کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے وہ بدبودار بھی ہوگا, پھٹا ہوا, جس میں تعفن مردے کا سا تعفن ہوتا ہے, اور کالا. یہ اینتھریسینم کی خاص علامت ہے. اس لیے اینتھریسینم کو زیادہ بگڑی ہوئی حالتوں میں, خاص طور پر جو انتڑیوں کی بیماریاں یا جلد کی بیماریاں ہیں, ان میں یاد رکھنا چاہیے. اس کو میں نے بعض دفعہ ایسے مریضوں میں بھی استعمال کیا کامیابی کے ساتھ جن کو اس کی نائٹرک ایسڈ کی ضرورت تھی. نائٹرک ایسڈ اکیلا اگر پورا کام نہ کرے تو اینتھریسینم اس میں مددگار ہوتا ہے. اس کے جو مختلف گچھا ہے بیماریوں کا, جو میں آپ کو اس کی مختلف بیماریوں کا جو ایک گروپ یا گروہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ایک ہے سیپٹیسیمیا, خون کے اندر سیپٹک ہو جائے, خون تعفن پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے بخار, جس کے لیے عام روزمرہ کی ہماری دوا کیا ہے, سلفر اور پیراجینم. ٹھیک ہے. اس میں اگر وہ کام نہ کریں تو اینتھریسینم بھی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. ایریسیپلس, یہ جو ہمارے اعصابی ریشوں کے اوپر ظاہر ہونے والی جلدی بیماری جو چھالوں کی صورت میں یا بعض دفعہ سخت سوزش کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے, اس میں یہ کام آتی ہے. اس کو شنگلز بھی کہا جاتا ہے اس بیماری کو, ایریسیپلس یا شنگلز. ہر قسم کے انسیکٹس کے کاٹے کا علاج بھی اینتھریسینم میں ہے. خاص طور پر یہاں ایک انگلستان میں ایک پائی جاتی ہے ایک مکھی سی جو بعض جھیلوں میں پلتی ہے, اور سیر پہ جاتے ہیں جو لوگ, ان کو وہ کاٹ لے تو خطرناک قسم کے چھالے اوپر آتے ہیں. بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے. اب اس کا علاج, چونکہ ویسے ان کے پاس علاج نہیں تھا, اب انہوں نے وہ بیکٹیریا ایسے بنائے جس نے اس زہریلے بیکٹیریا کیڑے کو جو پانی کے اندر ملتا ہے, جس سے آگے پھر وہ مکھی میں زہر پیدا ہوتا ہے, اس کو انہوں نے بیمار کر دیا اور ایسے بیکٹیریا معلوم کر لیے جو ایڑی پہ حملہ کرتے ہیں. تو اب بہت حد تک انگلستان کی فضا ان سے صاف ہو گئی ہے, مگر بعض علاقوں میں جو یہاں سے مثلا ویلز کی طرف, شمال کی طرف اور مڈ نارتھ کیا کہتے ہیں اس کو, مڈ لینڈز, ان کی بعض جھیلوں میں ابھی تک یہ مکھیاں پائی جاتی ہیں. اور جو سیر کرنے والے تماش بین, وہ عام طور پر گرمیوں میں تو ویسے ہی کپڑے اتارے ہوتے ہیں ان لوگوں نے, تو وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. میرے علم میں تو کوئی مریض آیا نہیں, کبھی کسی مریض نے مجھے بتایا نہیں, مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ جو علامتیں میں نے اس کی سنی تھیں ٹیلی ویژن پہ, ایک دفعہ اس کا ایک کورس آیا تھا, اس سے مجھے اینتھریسینم یاد آیا ہے کہ اینتھریسینم ان کو دے کے دیکھنی چاہیے. اور اگر آرنی کا اور لیڈم ساتھ ملا لی جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت پکا نسخہ بن جائے گا. مگر سیروں پر جاتے ہوئے ویسے ہی بعض دفعہ کوئی چیز کاٹ جاتی ہے, کوئی کیڑا مکوڑا, اور اچانک تکلیف ابھرتی ہے, بچوں میں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اس میں یہ نسخہ معاف کرنا, اس میں یہ نسخہ یاد رکھیں, آرنیکا, لیڈم اور آرسنک, یا آرنیکا, لیڈم اور اینتھریسینم. یہ بالعموم ہر قسم کے کیڑوں کے کاٹے کا, یہاں تک کہ کیڑوں کے علاوہ یہ جو بچھوؤں کے کاٹے کا بھی بہترین علاج ہے.
बदबू कोई जहरीली गैसें सूंघने से जो बीमारी पैदा हो जाती है उसका भी ये अच्छा इलाज है। बाज़ दफ़ा सूएज जो सिस्टम है उसकी बदबू निकलती है ऐसी जो बहुत जहरीली, जो बाज़ दफ़ा मुहलिक भी साबित होती है। तो ऐसी ख़तरनाक गैसें जो कहीं से ज़मीन से फूट रही हों, उनके नतीजे में जो भी बीमारियां हैं उनमें फौरी तौर पर एंथ्रेसिनम देने से ये इम्कान है कि वो बीमारी बढ़े ही ना। और बॉयल्स पर हाँ, मुझे क्यों ख्याल आया था इसके उस कीड़े के काटने से कि एंथ्रेसिनम मुफीद होगी, क्योंकि एंथ्रेसिनम में बॉयल्स की यानी छालों की क्रॉप एक पूरी एक फसल सी उगती है एक इलाके में, और एरिसेपिला से भी इसका ताल्लुक इसीलिए है। उसमें भी असाबी किनारों के ऊपर छाले उठते हैं लंबी लाइन लगाकर, मगर जहाँ जहाँ तक मऊफ हिस्सा हो वहाँ तक फैलते हैं। ये इसलिए बहुत आम है कि अगर ये सर की तरफ हो एरिसेपिलास, चेहरे और सर की तरफ, और एंथ्रेसिनम वक्त पर ना दिया जाए तो वो मुहलिक भी हो सकता है, क्योंकि उसकी सोजिश दिमाग पर असरअंदाज हो जाती है। क्योंकि छालों के साथ इसका गहरा ताल्लुक है और छालों में बाज़ दफ़ा नीलाहट पाई जाती है। बाज़ दफ़ा एंथ्रेसिनम के पीप के छाले में भी एक नीले रंग का नुक्ता जहरीला सा होता है, ये उसकी ख़ास पहचान है, इसलिए इसमें आपको एंथ्रेसिनम याद रखना चाहिए। आर्सेनिक से इसका गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आर्सेनिक भी इसी किस्म के जहरों का अच्छा इलाज है। पायरोजेनियम से इसका ताल्लुक है, लैकेसिस से ताल्लुक है, और एकिनेशिया एक खून के ताफुन को दूर करने की अच्छी दवा है, वो भी इससे मिलती जुलती दवाओं में शामिल कर लें। सिलिशिया, ये सारी दवाएं जो अपने असरात में मिलती जुलती हैं, ये एंथ्रेसिनम के बाद अच्छा असर दिखाती हैं। अगर एंथ्रेसिनम से आप शुरू कर दें मरीज का इलाज, तो उसके बाद आसानी ये है कि इन सब में से कोई भी दवा देंगे वो फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं होगा, उससे कोई टकराव नहीं है। पैराजिनम, लैकेसिस और एकिनेशिया, सिलिशिया, एपिसोड तो नहीं लिखी हुई लेकिन हो सकता है वो भी हो, मगर बहरहाल नोट्स में नहीं है। हमारे जो नोट्स हैं ये बाज़ दफ़ा अजीब व गरीब बातें पैदा कर देते हैं, वो थोड़ा सा रुक कर फिर मैं समझता हूँ कि ज़रूर कोई बात होगी तो मैं पढ़ भी देता हूँ, लेकिन शाज़ के तौर पर ऐसा हुआ है, मगर है वो बड़ी सख्त गलती जो नोट्स में दाखिल हुई है। आपको याद है मैं जलसीन जब पढ़ा रहा था तो एक जगह मुझे थोड़ा सा तरद्दुद हुआ, मगर मैंने वो सुना दिया कि जलसीन में सुराइनों वाली एक इलामत भी पाई जाती है कि अंदर उसके कपड़े के अंदर पसीना, गर्म पसीना, जैसे भापें उठ रही हों। हालांकि आपको मैंने ये भी बताया था कि जलसीन में सारा बदन ठंडा रहता है और अमूमन सर गर्म हो जाता है, आंखों की तरफ गर्मी होती है लेकिन बदन में नहीं होती, तो वो कुछ मुतजाद बात थी। अब उन्होंने बशारत साहब ने तहरीक जो की है तो गलती पकड़ी गई। वो गलती ये है कि उसी जलसीन के नीचे वो एक और दवा जो है एसिड था ना, वो फ्लोरिक एसिड भी पड़ी हुई थी। तो टाइपिस्ट ने जब सफ़े आगे पीछे हुए ना, तो वो हिस्सा जलसीन की बजाय फ्लोरिक एसिड से टाइप कर दिया और बाकी जलसीन चल रहा था। इसलिए आप इसको दुरुस्त कर लें, कहीं आपकी किताबों में ना आ जाए गलत बात, समझ गए? एहतियात करवाएं आइंदा। वो ऐसा वक्त था कि मुझे भी ताज्जुब हुआ, मगर मैंने सवाल इसलिए नहीं उठाया कि अहम किताबों से हमने देखी हुई चीज़ें, डॉक्टरों को ये तजुर्बे में आई बात है तो फिर मैं क्यों इतराज़ करूँ। लेकिन अमर वाक़या यह है कि ये मुतजाद बात थी उससे। जलसीन का ये नहीं है केस, या वो सुराइना में मिलता है ठंडा होने के बावजूद गर्म भाप वाला पसीना, ये सुराइनम का खास एक केस है।
چونکہ اس میں بھی تضاد تھا اس لیے میں نے جرسیمیم میں اس کو قبول کر لیا. ہو سکتا ہے میں ذکر بھی کیا سرائنم کا, کیا تھا نا, ہاں ٹھیک ہے. لیکن اصل میں وہ فلورک ایسڈ کا ہے. فلورک ایسڈ اور سرائنم اس پہلو سے دونوں مشابہ ہیں. لیور ڈراپسی کی بھی بات ہوئی تھی. ہاں لیور ڈراپسی وہ بھی اسی میں ہی تھا نا, جی اسی جگہ میں. جرسیمیم میں تھی. ہاں وہ بھی مجھے یاد آ گیا. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ لیور ڈراپسی, اس پہ تو مجھے کوئی تعجب نہیں تھا, اس لیے مجھے اب یاد بھی نہیں آیا. لیور ڈراپسی پیدا ہونا بعید نہیں ہے جرسیمیم سے, کیونکہ یہ جگر کی دوا ہے. ویسے جرسیمیم جگر پر اثر انداز ہوتی ہے, مگر وہ جو بات تھی وہ اور تھی. وہ یہ تھا کہ شرابیوں کی لیور ڈراپسی وہ غلط ہے, اس کا جرسیمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ فلورک ایسڈ میں بھی ہے اور سلفورک ایسڈ میں بھی ہے. شرابیوں کی ڈراپسی جو ہوتی ہے نا, جو جگر خراب ہو کر تو پھر ورمیں پیدا ہو جاتی ہیں, جیسے پانی ریٹین کر رہی ہوں, ان کا تعلق زیادہ تر ایسڈ فلور یا اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک سلفورک ایسڈ سے ہے. اب ایک دوا ہے جگر کی, کارڈوس میریانس. یہ بہت ہی اہم دواؤں میں سے ہے, جس کو میں نے بارہا روٹین کے طور پر بھی دے کے دیکھا ہے, اور غیر معمولی فائدہ مند دوا ہے. لمبا عرصہ کھلائی جائے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کارڈوس میریانس. اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو عام طور پر اس دوا کے ساتھ وہ متعلق نہیں سمجھی جاتی, مگر ہیں. پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک نکسیر, کارڈوس میریانس میں نکسیر کا رجحان بھی پایا جاتا ہے, اور عام طور پر ایسی نکسیر کے ساتھ دوسری علامتیں یہ ہیں کہ سر کے اوپر جلد پر لگتا ہے ٹھنڈی ہوا چلی ہے. غالباً گنجوں کو محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ, مگر یہاں ذکر نہیں کسی گنج کا. آنکھوں کا باہر کی طرف دباؤ جو بیلاڈونا میں بھی ملتا ہے, اور بھی کئی دوائیں آپ کو میں نے بتائی تھیں, ان میں آنکھ کا باہر کی طرف دباؤ, ایک تو اندر کی طرف دباؤ ہوتا ہے, یہ باہر کی طرف ابلا ہوا ڈیرا دکھائی دیتا ہے. کئی دوائیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا, لیکن اس وقت فوری یاد نہیں. اس کو بھی ان دواؤں میں شامل رکھیں. اور ناک کے اندر برننگ ہوتی ہے پہلے, پھر نکسیر پھوٹتی ہے. معدے کی خرابی کی علامتیں آپ کو اس میں ملیں گی ساتھ ہی. جگر خراب ہو تو معدہ ضرور متاثر ہوتا ہے, منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے, یا پھیکا بکبکا اور بے مزہ, اور زبان گندی ہوتی ہے. کھانے کی خواہش مٹ جاتی ہے, اور منہ سے وہ معدے کی خرابی کی جو بو عام بچوں میں بھی آتی ہے بعض دفعہ, وہ بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اگر معدے میں یہ احساس ہو کہ درد بائیں سے دائیں طرف حرکت کر رہا ہے, تو اس کا بھی اس سے تعلق ہے کارڈوس میریانس سے. اگر یہ تکلیف ہو تو معلوم ہوتا ہے وہاں السریشن ہوئی ہے معدے میں, جگر کی بیماری معدے میں جا چکی تک پھیل گئی ہے. اس کی پہچان کارڈوس میریانس کی پھر یہ ہے کہ اس کی جو قے ہوتی ہے وہ بہت سیاہ گہرے رنگ کا خون کالا جمع ہوا, یا جمع ہوا تو نہیں لکھا ہوا, لیکن گہرا کالا خون اس میں سے نکلتا ہے. گہرے کالے خون کی بھی بات ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ کیا کہا تھا میں نے؟ اینتھریسینم کا گہرا کالا خون تعفن والا ہوتا ہے. اس میں تعفن کا ذکر نہیں ہے کہیں, یعنی ہو سکتا ہے ذکر نہ ہوا اور ہو, یہ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن اس میں تعفن ضروری ہے اینتھریسینم میں.
اس میں ایک ایسی علامت ہے جو چند اور دواؤں میں بھی ملتی ہے مگر ہے وہ نسبتاً اجنبی سی علامت کہ اگر دائیں طرف لیٹیں تو بائیں طرف لیٹیں اگر تو دائیں طرف اس حصے میں ایسا درد ہوتا ہے جیسے وہ نیچے گھسیٹ رہا ہو. یہ علامت عجیب سی آرنیکا میں بھی ہے, میگنیشیم میو میں بھی ہے, نیٹرم سلف میں بھی, اور پٹیلا اس میں پی پڑا جاتا ہے یا نہیں پڑا جاتا؟ ہاں سائلنٹ یہ سائلنٹ ہے والے تو سورانی میں پسوریم کہتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں, نوٹ کریں, PTELLA پٹیلا میں پی پڑا جاتا ہے یا نہیں؟ ٹیلا پڑھیں گے یا پہلا پڑھیں گے؟ پہلا تو نہیں, ٹیلیا یا ٹیلا پڑھیں گے یا پھر دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں. یہاں تلفظ نہیں ہوئے آپ کی کتاب میں؟ نہیں پھر آپ کیوں بھول رہے دو وجہ؟ میں تو شاید کچھ اور اس کے ساتھ لکھا ہو, ہاں کوئی اور بات لکھی ہو اس کے ساتھ. اور بات کی تلاش ہی نہیں کر رہے ہم تو صرف یہ بحث اٹھا رہے ہیں کہ PTELL جو لفظ ہے اس کا صحیح تلفظ کیا ہے. پتے کی پتھری میں بھی یہ مفید ہے, اور عام طور پر جو پتے کا نسخہ میں دیتا ہوں اس میں کارڈوس میرانس تو دیتا ہی ہوں. عربی سے جانتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا بعض دوسری چیزوں سے, مگر بہت سے ایسے مریض ہیں جنہوں نے وقت پہ جو علاج کرایا تو پتھریاں گھل کے نکل گئیں, اور اس نسخے میں کارڈوس ضرور ہوتا ہے. اور بعض نے جب آپریشن کرایا تو پتہ چلا کہ پتھریاں تھیں مگر پگھل رہی تھیں, کچھ پگھل چکی تھیں, کچھ چپچپی ہو گئی تھی, پگھل رہی تھیں. کارڈوس میرانس اور وہ دوسری دوائیں مثلا چیلیڈونیم ہے یا کولیسٹینم ہے یا سلفر بھی, لائکوپوڈیم, یہ جب پتے کی پتھری پر اثر انداز ہوں تو پہلے بائل کو پتلا کرتی ہیں. صفرا جو نکلتا ہے اور پتے کی پتھری کا موجب بنتا ہے وہ اگر غیر معمولی طور پر گاڑھا ہو جائے تو وہی ہے جو جم جم کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی صورت میں وہ پتھریاں بناتا ہے پھر. اور اگر جگر سے صفرا چلتے ہوئے صحت مند ہو اور اس کا قوام مناسب ہو تو وہ ان پتھریوں پر سے جب گزرتا ہے تو ان کو گھولتا چلا جاتا ہے. اس لیے کچھ وقت لگتا ہے مگر یہ تو بارہا تجربے میں آئی بات ہے کہ وہ پتھریاں گھل جاتی ہیں. مگر خواتین میں اگر پتھریاں ہوں, اور عام طور پر ایسی خواتین جن کی عمر ڈھل رہی ہو یا ڈھل چکی ہو, اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپریشن کا مشورہ ضرور ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ اس میں بھی وہ سیاہی مائل خون کا رجحان ہے, یہ بھی وہ ان دواؤں میں شمار ہوگی جیسے سلفر ہے, اور پائلز یعنی بواسیر ہوگی تو بلیڈنگ پائلز ہوں گی, اور ایسی قبض جو ہٹنے کا نام نہ لے. پیشاب اکثر گہرے رنگ کا, کوئی بھی رنگ ہو گہرا ہوگا, اور اس کے ساتھ وہ سیڈیمنٹ بناتا ہے. اس لیے اگر فلش سسٹم میں تو نہیں پتہ لگے گا کسی کو, لیکن اگر کسی ایسی جگہ جہاں فلش سسٹم نہیں ہے, برتنوں میں پیشاب کیے جاتے ہیں, ان کے برتنوں کا ارد گرد رنگ بدل جائے گا اور گہری سیڈیمنٹ اس پر بیٹھے گی. یہ کارڈوس میرانس میں بھی ہے اور بعض دوسری دواؤں میں بھی ہے. لیور کاف, وہ کھانسی جو جگر سے تعلق رکھتی ہے. اس میں یہ بات ایک اور لکھی ہے جو میں نے پہلی دفعہ نوٹ کی ہے, پڑھی تو ہوگی شاید. لیور کاف when lower portion of right lung is affected. جگر کی کھانسی کہتے ہیں مگر جب دائیں پھیپھڑے کا نچلا حصہ متاثر ہو تو اس صورت میں
कार्डुस मिरानस मुफीद हो सकती है। इसमें भी जैसा कि चैलिडोनियम में या ईस्कुलस वगैरह में है ना कि राइट स्कैपुला, ये जो चपनी हड्डी है पीछे उसके निचले कोने पर दर्द, ये कार्डुस मिरानस की अलामतों में भी है। और टांगों में दर्दें और ज़्यादातर दाईं टांग में वायलेंट पेन्स हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, और क्रैम्प्स पड़ते हैं, तशन्नुई जो बल पड़ जाते हैं जिसका तशन्नुई दौरे। हिप जॉइंट की तकलीफें अगर उठते बैठते और हरकत से बढ़ें और उस एक जगह बैठे रहने से या लेटने से आराम आए, उसमें भी कार्डुस मिरानस बयान की गई है। ऐसी दवा जिसका नक्शा खींचा जा रहा है उसमें जाहिर है कि वेरिकोज वेन्स मिलने का रुझान होगा। जिनमें भी स्याह ब्लीडिंग का जिक्र मिले वहाँ याद रखें कि आमतौर पर वेन्स मुतासर होती हैं और वेरिकोज वेन्स का रुझान उसमें जरूर मिलता है। और साथ फिर पाँव का मुतवर्रम होना भी एक तभी अमर है जो तो कुदरती नतीजा है। क्रैम्प्स मैं बता चुका हूँ आपको, पाँव के पिंडलियों में ख़ास तौर पर बाज़ दफ़ा क्रैम्प्स इतने होते हैं, यानी मसल्स का गुच्छा बन जाना, तशन्नुज होना कि चंद कदम भी इंसान नहीं उठा सकता मगर वो पैदा हो जाएंगे। बाज़ ऐसे हैं जिनको तेज कदम चलने से क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके बगैर नहीं। उसके लिए ये दवा नहीं है, उसके लिए ब्राउनिया बहुत बेहतर दवा है, मगर अगर आर्निका के साथ मिला के दी जाए तो फिर वो बहुत मुफीद है। अगर आम चाल पर चलने से कोई तशन्नुज न हो मगर रफ्तार बढ़ा दें या किसी अचानक जरूरत की पेश नज़र बहुत तेज चलना पड़े, तो उन लोगों को जो शिकंजा पड़ता है पिंडलियों में, उनके लिए आर्निका और ब्राउनिया मुफीद हैं। लेकिन ये और किस्म की बीमारी है, इसमें चंद कदम चलने से भी वो क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसका इलाज कार्डुस मिरानस है, आर्निका ब्राउनिया नहीं है। अच्छा जी, अब आर्जेंटम नाइट्रिकम ये नहीं पढ़ाई अभी तक? तुम पढ़ा दी पहले? इसका जिक्र इतना आया है कि लगता था पढ़ा दी है, लेकिन आर्जेंटम मेटालिकम तो पढ़ा चुका हूँ। जी वो पढ़ी। हाँ जी वो पढ़ी। आर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसी दवा है जिसकी एमरियों को जरूरत पड़ सकती है अक्सर, हाँ, इसलिए कि वो चांदी की अंगूठी पहनते हैं और इसका चांदी से ताल्लुक है, इसलिए। और आर्जेंटम मेटालिकम क्योंकि खालिश चांदी है, इसलिए बाज हमारी इलामतें जो मुसलसल चांदी का जेवर पहनने वाली औरतें हों या मर्द जो चांदी की अंगूठी पहने, उनमें एहतमाल है कि ये पाई जाए इलामतें। एक ये भी इम्कान है कि ना पाई जाएं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने तहकीक की थी तो सिख जो तांबे का वो कड़ा पहनते हैं, मुझे हैरत हुई देख के कि अक्सर उनको वो तांबे वाली बीमारियां नहीं हैं जो तांबे से होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि जिल्द के ऊपर इतना हल्का सा असर होता है उसका कि वो अंदर जाते जाते होम्योपैथिक बन जाता है और गहरा मुस्बित असर नहीं बन सकता। इसलिए मैंने दोनों जगह जिक्र किया था, एहतमाल है या इम्कान है, मुझे इसका अभी तक तजुर्बा नहीं, लेकिन आंखें खोल के रखना चाहिए। नोट करें, या तो ये दोनों जो हैं आर्जेंटम और आर्जेंटम नाइट्रिकम, इनकी तकलीफें चांदी के जेवर या अंगूठी पहनने वालों में या कम दिखाई देंगी या आम निस्बत से ज़्यादा दिखाई देंगी। अगर ज़्यादा हों तो इन दो दवाओं को ना भूलें।
सलीम तो मालूम होता है चांदी रगड़ता रहा अपने ऊपर, क्योंकि इसकी जो आंखों की कमजोरी ज़ाहिर हो रही है वो बिल्कुल वही नक्शा जो अर्जेंटिकम में मिलता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में। कहते हैं पहली अलामत यह है कि यहाँ से शुरू करेगा तो फिर एक खास अदा है बाज ऐसे मरीजों की जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही हो, नज़दीक किया एनक तो है मगर अर्जेंटम नाइट्रिकम दे दें, ये टिपिकल अलामत है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में जो काबिल फिक्र बाज़ बातें हैं जिनकी तरफ तवज्जो ज़रूरी है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के मरीजों का अगर सही इलाज वक्त पे ना हो तो इसका हमला ज़्यादातर दिमागी ताकतों पर होता है और जज्बात पर कम होता है। इसलिए दिमाग अगर बुरा होने लग जाए जल्द और उसमें खराबियां पैदा होनी शुरू हो जाएं तो उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम जरूर पेश नज़र रखनी चाहिए। मसलन मेमोरी की डिस्टर्बेंस है, ये तो बहुत सी दवाओं में है। याददाश्त का खोया जाना, कमजोर हो जाना, ये मैं बहुत दवाओं में आपको बता चुका हूं। लेकिन इसकी जो फिक्र वाली बात है वो ये है कि रैशनैलिटी पे असर पड़ता है और ऐसा मरीज जिसकी याददाश्त भी कमजोर हो और वो गैर माकूल इस्तेदलाल करने लग जाए, उसके अंदर कोई एक जिद सी आती है और आदमी हैरान होता है कि इतने पागलों वाला इस्तेदलाल कर रहा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम की जिनको जरूरत हो वो इस किस्म के इस्तेदलाल करते हैं। फिर मगर इसको आप मौलवियों पर इस्तेमाल न करें क्योंकि इसका वो और बीमारी, वो रूहानी बीमारी है। ये जो मैं बीमारियां बता रहा हूँ ये बदन से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां हैं। रूहानी बीमारी का अल्लाह ने और इलाज ढूंढा हुआ है। इसमें हर किस्म के जो तवहमात या ख्याली बातें अर्जेंटिकम में पाई जाती हैं। मसलन रात के वक्त बच्चा डरेगा और कहेगा कि कोई तस्वीर सामने आती है, कोई डराने वाली चीज़ है जो मौजूद है और उसको दिखाई नहीं भी देगी तो वो समझेगा कि है। और बाज़ दफ़ा उन जगहों पर जाने से वो खौफ खाता है, बाद मुअय्यन जगहों में उसको खौफ पैदा हो जाता है। उसका जो एक इलाज मैंने करके देखा और कामयाब है वो ये है कि ऐसे बच्चे को साथ पकड़ कर सहारा देकर घसीट के रोता पीटता नहीं बल्कि तसल्ली देकर आप वहाँ पहुँचा दें, वहाँ खड़े रहें और कहें आंखें खोलो मैं साथ हूँ, तो कुछ देर के बाद उसका खौफ उतर जाएगा। मगर इस खौफ का रुझान है वो बाकी रहता है। फिर भी रात को सोते में उठकर यही ख्याल पैदा हो जाएगा। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसी इलामतों में न सिर्फ इन इलामतों के लिहाज से मुफीद है बल्कि बाद दूसरी गहरी बीमारियां दूर करने की भी इसमें ताकत है क्योंकि बहुत गहरी दवा है। इसके अलावा इसमें बाज़ ख़ास तवाहमात हैं जो आम तौर पर लोगों में मिलते हैं, मगर उसके लिए सिर्फ ये दवा नहीं और भी दवाएं हैं। एक ये है वहम, कोई ऊंची जगह से नीची जगह देखें तो मैं छलांग न मार दूं, मैं छलांग में लगा दूं कहीं और उसकी वजह से मरीज बड़ा सख्त घबरा जाता है। बाद लोग ऊंची जगह से नीचे देख ही नहीं सकते। लेकिन अर्जेंटिकम की पहचान ये है कि ये नीचे से ऊपर से भी खौफ खाता है। मसलन इसमें ये अलामत है कि बाद मरीजों को ये ख्याल आएगा, हाई राइज बिल्डिंग है बहुत ऊंची, कि मैं जब उसके किनारे से गुजरूंगा तो कुछ होगा, गिर जाएगी बिल्डिंग मेरे ऊपर या कोई और आफत टूट पड़ेगी। तो इस वहम से फिर वो रास्ते बदलते हैं, लेकिन ये वहम छोड़ता नहीं। तो इसमें ऊपर से नीचे का भी खतरा है, नीचे से ऊपर देखने का भी खतरा होता है। जो
दूसरी दवाएं हैं जिनमें ऊपर से नीचे का है, उनमें नीचे से ऊपर वाला नहीं है। ऊंचे हॉल में चले जाएं बच्चे या बड़े लोग, या नीचे से बहुत बुलंद पहाड़ को देखें तो आमतौर पर किसी को कोई खौफ नहीं होता, लेकिन अर्जेंटिनम नाइट्रिकम के मरीज को ऊंचे हाल से भी खतरा होता है कि शायद छत गिर पड़े या कोई और बात होगी, मगर नीचे से देखने से नहीं बल्कि ऊपर देखने से भी खौफ मालूम हो। ये मुश्तरका अलामत अर्जेंटिनम नाइट्रिकम की है। इसको जो होम्योपैथ ने डिस्क्राइब किया हुआ वो इतना वाज़ेह नहीं है। वो कहते हैं कि स्ट्रीट कॉर्नर से खौफ और उस पर उनको फिट का ख़तरा यानी मिर्गी का ख़तरा, इस किस्म की चीज़ें हैं। ये दर हकीकत जो जिन मरीजों को मैंने बड़े करीब से देखा और उनको तज़किया किया, जो मैंने आपको बताया है, मुझे ये मालूम हुआ है असल वजह वो होती है, बाकी उसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियां और हैं। ब्रिजेस से भी खतरा इनको होता है कि कहीं मैं छलांग न लगा दूं दरिया में, और जब ये मर्ज ज्यादा बढ़े तो फिर बाज़ दफा इम्पल्स पैदा होती है, यानी छलांग लगाने का अचानक जोश दिल में उठता है। इसमें मौत का खौफ एकोनाइट से मिलता जुलता है। एकोनाइट की मौत का खौफ याद है किसी को? हाँ, कैसा था? अब ऐसा सिर्फ रहा जैसे आपको हुआ हो। मैं कह रहा हूँ एकोनाइट में मौत का खौफ किस किस्म का होता है, ये पूछ रहा हूँ। वक्त मुकर्रर क्या टाइम मुकर्रर कर लेते। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये शायर माशाअल्लाह है। इसके अब्बा नहीं आए हुए, वो तो नहीं आते होम्योपैथी में, सिर्फ कुरान करीम में आते हैं। हाँ, इम्तियाज साहब आए हुए हैं माशाअल्लाह। इम्तियाज साहब आपको याद था ये? हैं? देखा बेगम बाजी ले गई। एकोनाइट में खौफ अचानक तो होता है, और भी बहुत बातों गाँव में अचानक खौफ है, लेकिन ये कि वक्त मुअय्यन कर देना कि फलां वक्त में मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, और अगर कोई वक्त ये मुअय्यन कर दिया कि अक्टूबर का महीना मैंने ज़रूर मरना है, तो उसको एकोनाइट ऊंची ताकत में खाना चाहिए सीएम में, ठीक है? तो इस दफ़ा निस्बतन खैरियत से गुजर गया अक्टूबर का महीना। नो हम सब गलती होगी मुझसे। और दुआ भी करें कि उनका महीना आराम से गुजर जाए और वो एकोनाइट सीएम की खुराक खा लें, जो भी हैं वो, ठीक है? पहली दफा जब पता लगा ना कि अक्टूबर में मरना है उन्होंने, तो मैं उनको कहा कि आप नवंबर में मुझे मिलें तो मैं आपको दवाई दूंगा। आपको बिल्कुल ही पता चला मैं क्या कर गया। नवंबर में आएगा, अब दवाई में आएगा, अब तो बहुत गुजर गया। यही बताना था कि हमें नहीं मरना अक्टूबर में। एंगेजमेंट किसी कोई हो अहम, तो उससे घबराहट और परेशानी तो होती है, मगर अर्जेंटिनम नाइट्रिकम में और गालबन अर्जेंटिनम मेटेरिकम में भी असहाल का रुझान भी है। चेक करना मेरे मेटेरिकम में है कि नहीं, लेकिन अर्जेंटिनम नाइट्रिकम में तो मुझे पता है कि इस फिक्र से कि कुछ मिलना है, कहीं अहम जगह जाना है, वो लूज मोशंस यानी असहाल शुरू हो जाएंगे। किताबों में पेट दर्द का और पेट के बेचैनी का जिक्र तो मिलता है, और बाज़ दफ़ा तबीयत में गुस्सा पैदा हो जाता है कि क्या मुसीबत पड़ी है, मैंने कहाँ जाना है, और बाज़ बीवियाँ फिर खामों से लड़ती हैं कि क्या आपने अपॉइंटमेंट ले ली है, मुसीबत पड़ी हुई है, और उसके बाद फिर उनको छाती में तकलीफ, खांसी वगैरह ये बाद में पैदा होती है। तो अर्जेंटिनम नाइट्रिकम किस तरह काम करती है हमें नहीं पता, मगर गहरे असरात हैं इसके,
और ज़्यादातर जहन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अच्छा, वो जो ऊंची बिल्डिंग्स का जो मैंने बताया था ना, उससे खौफ, इन्होंने ऊंची बिल्डिंग्स के कारणों से गुजरते वक्त कुछ बातें बताई हुई हैं, लेकिन किताबों में वो अलग लिखा हुआ है। उसको सिर्फ इतना लिखा हुआ है, द साइट ऑफ हाई हाउसेज मेक्स हिम डिजी। तो दरअसल वो एक ही चीज है, ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें, दोनों सूरतों में अर्जेंटम मैट्रिकम में खौफ महसूस होता है। और बाज़ दफ़ा बच्चा कहेगा मुझे चक्कर आ रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन दरअसल वो खौफ है, गहरा खौफ बैठ जाता है ऊपर से नीचे देखने का, नीचे से ऊपर देखने का। अच्छा, ग्रेट वीकनेस और ट्रेमलिंग भी लिख रहे हैं साथ ही इस जिक्र में कि ऊपर देखने से जो चक्कर आते हैं और डिजीनेस महसूस होती है, कहते हैं उसके साथ वसा औकात ट्रेमलिंग शुरू हो जाती है। वीकनेस, वो ट्रेमलिंग खौफ से होती है, और वीकनेस भी वो क्राइसिस के नतीजे में पैदा होती है कि इतना डर जाता है मरीज कि वो थर-थर करने लग जाए, कांपने भी लग जाएगा और कमजोरी महसूस करेगा। ब्रेन फैग की ये एक अहम दवा है। ब्रेन फैग एक तो बहुत ज्यादा गैर मामूली दिमागी दबाव के नतीजे में भी पैदा होते हैं, लेकिन अक्सर ब्रेन फैग का ताल्लुक मैदे से भी है। अगर मैदा उस वक्त तेजाब से भरा हुआ हो, मसलन मुझे याद है एक चंद साल पहले जलसे के दिनों में मुझे भी ब्रेन फैग का हमला हुआ था, इसलिए कि खाना पीना उन दिनों में बिल्कुल बेवक्त हो चुका होता है, और प्रेशर जब ज़्यादा हो तो थोड़ी देर के लिए अचानक याद नहीं रहा कि ये कौन थे, रशियन डेलीगेशन आया हुआ था, लेकिन फौरन फिर याददाश्त बहाल हो गई। तो मुझे ज़ाती तजुर्बा हुआ कि ये ब्रेन फैग है क्या मुसीबत, और वो वक्ती जो तजुर्बा है उससे खौफ जरूर पैदा होता है कि ये क्या हो गया। लेकिन अगर मैदा खराब हो और साथ प्रेशर हो तो फिर इसका एहतमाल है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन उसको कहते हैं कि जो अक्सर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के नतीजे में पैदा होता है, यानी खून की रगें जो दिमाग को खून पहुंचाती हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता तंगी आ जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं, अंदर मवाद जम जाए या स्टिफ हो जाती हैं, उसकी दीवारें वो ब्रिटल सी हो जाती हैं, उस लचक नहीं उनमें रहती। ऐसी सूरत में बाज़ दफ़ा अचानक दिमाग की तरफ खून ले जाने वाली रगों में तशन्नुज भी पैदा होता है, और जो वक्ती तशन्नुज हो वो कुछ देर के लिए सब कुछ भुला देगा, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर उस सूरत में ऐसे मरीज की मुस्तकिल बीमारी बन जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका वक्ती मैदे की बीमारी या किसी प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में प्रेशर वाला भी ब्रेन फैग मिलता है, मगर ज़्यादातर इसका ब्रेन फैग कॉन्स्टिट्यूशनल है, मुस्तकिल जिस्म की एक बीमारी बन जाता है। बाज़ लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमज़ोर होना शुरू हो जाए तो उसके नतीजे में ब्रेन फैग इतने आते हैं कि अभी खाना खाया और अभी कहा कि मैंने कुछ नहीं खाया, लाओ खाना लाओ। तो बाज़ लोग जिनकी उम्र बुढ़ापे से पहले उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाए, उनमें भी इस किस्म के ब्रेन फैग्स पैदा होते हैं। इन सब में अर्जेंटम नाइट्रिकम भी मुफीद है, एल्यूमिना भी मुफीद है, और लंबे जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के मरीज हैं उनमें एल्यूमिना भी लंबे अरसे तक दी जाए तो फ़ायदेमंद साबित होती है। अब इसके साथ ही ब्रेन फैग के साथ इन्होंने लिखा है स्टमक रिफ्यूज टू डाइजेस्ट। वो दो अलग अलग बीमारियां हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेन फैग नहीं है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम में, उसका ताल्लुक प्रेशर से और मैदे की खराबी से है। जैसा कि इसको असहाल लग जाएंगे ना, जब वो खौफ हो किसी से मिलने का, उस वक्त के ब्रेन फैग को कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता।
कॉन्स्टिट्यूशनल ज़्यादा गहरी बीमारी है जो एक दफ़ा आ जाए तो फिर अक्सर उसका इलाज मुमकिन नहीं। इसमें दिल कमज़ोर पड़ जाता है और जिस तरह कार्बो एनिमेलिस में या क्यूप्रम में मिलाहट के रुझानात पाए जाते हैं। क्यूप्रम में मिलाहट आती है तशन्नुज की वजह से, कार्बो एनिमेलिस में आती है ऑक्सीजन की कमी अमूमी और खून की खराबी जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई या कम होगी या ऑक्सीजन जज़ब नहीं हो सकती ठीक तरीके से। इसमें भी ये निलाहट इसी वजह से आती है, यानी अर्जेंटिन नाइट्रिकम में जो निलाहट का रुझान है वो कार्बो एनिमेलिस टाइप का है, क्यूप्रम वाला नहीं। क्यूप्रम में वक्ती तशन्नुज के वक्त होता है सिर्फ। मतलब बाद मिर्गी के मरीज जिनके हाथ पांव यूं मुड़ते हैं किनारों से, उनका चेहरा उनके होंठ नीले हो जाएंगे। लेकिन ये जो कार्बो एनिमेलिस और इसकी निलाहट है वो सारे जिस्म से ताल्लुक रखने वाली है। एस्फिंक्सिया से पैदा होती है, जिस तरह सांस बंद हो जाए उससे जो निलाहट आती है उसी किस्म की निलाहट इनमें पाई जाती है। इसमें अल्सर्स बहुत हैं अर्जेंटिन नाइट्रिकम में। आंखों के अल्सर्स भी हैं। आंखों की तो ये चोटी की दवाओं में से है। खासतौर पर एलोपैथिक स्कूल में सिल्वर नाइट्रेट एक ज़माने में बड़ी कसरत से आई ड्रॉप्स के तौर पर इस्तेमाल होता था। डॉक्टर साहब आपको याद है वो माना? इतने बुढ़े हैं आप? सुना भाई। अब देखो फॉर्म सुन पहले सिलसिला हरा से हाँ मुझे पता सब कुछ, तो बुढ़ापे के डर से कह नहीं सुनी सुनाई बात है। हमें याद है अच्छी तरह। कादियान में तो हर डॉक्टर हर आंख की बीमारी में पहले ये सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप्स डाला करता था, और अगर इससे काम ना बने तो फिर कॉस्टिक ड्रॉप हुआ करते थे। बड़ा सख्त वो तकलीफ देते थे। वो आंख खोल के वो जब डाल रहे थे तो एकदम बच्चा हाथ मार के चीखता हुआ दौड़ता था वहां से। इसलिए बाद डॉक्टर उसको जकड़ के रखते थे कि एकदम उछल के निकल न सके। मैंने आंखों में वो डलवाया, वो बड़ी तकलीफ दी चीज़ है। इसके सिवा वहाँ इलाज ही कोई नहीं था उस जमाने में, या सिल्वर नाइट्रेट या वो कॉस्टिक। क्या कास्टिक सोडा तो नहीं था? हैं? क्या चीज? क्या कास्टिक टच करते थे वो। हाँ हाँ आईलिड्स के ऊपर अंदर। नहीं वो और चीज है, टच नहीं था मैं कह रहा। वो ड्रॉप्स भी होते थे तो वो टच भी बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। अच्छा नहीं मैं ड्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, वो मैंने डुबाया हूँ, मुझे पता है। एक ड्रॉप्स में वही टच वाला मादा डाइल्यूट होता था निस्बतन, मगर उस जमाने में जो हमारे डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब वगैरह ये खास तौर पर इस्तेमाल किया करते थे उसको। वो कहते थे कुकरे जलाने का बेहतरीन इलाज है। आप जिसको टच कह रहे हैं वो निस्बतन कंसंट्रेटेड फॉर्म में छोटे पिन पर वो कुकरों को निशाना बनाकर वहां लगाया करते थे और वो कुकरों को जलाते थे इस तरह। और बाद डॉक्टर जैसे मैं बयान किया लोशन में आंख में ड्रॉप डाल दिया करते थे। कॉर्निया की अल्सरेशन हो, ब्लैडर वगैरह की, यूट्रस की, हर जगह अल्सरेशन का रुझान इसमें पाया जाता है। और औरतों की हैज़ की खराबियों में भी बाकी इलामतें हों तो मुफीद दवा है। ब्लीडिंग है अल्सर्स में, और जहां जहां भी अल्सर्स हैं वहां ब्लीडिंग का रुझान, खून की कै का रुझान इसमें पाया जाता है। और ये ऐसे मैदे के अल्सर जो पुराने हो चुके हों, मुस्तकिल वहाँ कब्जा जमा चुके हों, उनमें आमतौर पर दूसरी दवाएं काम नहीं करती। उसमें एक तो इस दवा को याद रखना चाहिए, अर्जेंटिन नाइट्रिकम, ये मुफीद साबित होती है। दूसरे ऐसे मरीजों को वो खिलानी चाहिए मिलट्ठी, कूटी मिलट्ठी, इसके लिए बहुत मुफीद है। वो आहिस्ता आहिस्ता
अंदर वो तय जमा लेती है इसके ऊपर, अल्सर्स के ऊपर। और उसमें वो क्यूरेटिव यानी शफा का मादा भी पाया जाता है। एक और भी मैंने बताई थी देसी दवा, केले का, हाँ, वो मुलट्ठी के मुतालिक भी बाज़ डॉक्टरों ने तहकीक की है, मुफीद पाया है। मगर सबसे ज़्यादा तारीफ जो मैंने पढ़ी है एक दफ़ा साइंटिफिक अमेरिकन रिसाले में, अमेरिकन रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में और अफ्रीका में भी अल्सर्स के ऐसे मरीज़ जो बहुत ही ख़तरनाक थे, उन पर कच्चे केले के पाउडर का तजर्बा किया गया है। वो लोग वहाँ खाते हैं, और कच्चे केले का पाउडर अगर खुश्क करके उसी वक्त ताज़ा खुश्क करें तो ज़्यादा अच्छा, वरना आहिस्ता आहिस्ता उसमें बुसांद आ जाती है। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। उन्होंने तो इतना लिखा था कि कच्चे केले के पाउडर को दिन में 2-3 दफ़ा खिलाया जाए तो कुछ अर्से के बाद अल्सर्स के ऊपर एक मुस्तकिल तह बना लेते हैं, अंदर घुस के जम जाते हैं। जो ज़ायद बात उन्होंने लिखी वो ये है कि सिर्फ प्रोटेक्शन यानी उसको तेज़ाब से नहीं बचाते, बल्कि इसके अंदर शफा का मादा है। और शफा का मादा जो तहकीक किया वो उन्होंने अब उसको मालूम कर लिया है उसका यानी एक्टिव प्रिंसिपल उसका क्या है। उस पर काम हो रहा था, अभी पता नहीं मुझे कि मुकम्मल हुआ कि नहीं, मगर साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि इसके एक्टिव प्रिंसिपल को अलग करके तो कैप्सूल्स की सूरत में फिर एक मुस्तकिल आसानी से दी जाने वाली दवा बना लें। कौन आपने सुना है कोई ऐसी दवा बनी है? तो डॉक्टर साहब आपने मिलिट्री से तो बनी हुई जो इस्तेमाल करते रहे, मिलिट्री से इस्तेमाल करी, उन्होंने दूसरी चीज़ें मिला दी हैं। जो कमर्शियल आपकी मिलिट्री की दवाएं मैंने देखी हैं उनमें सोडा बाइकार मिलाया हुआ और भी कई चीज़ें मिलाई हैं, तो उसके असर पर उससे असर को वो कुछ उलझा देता है और अपनी ज़ात में वो दूसरी खराबियाँ पैदा कर देती हैं चीज़ें। तो मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ मिलिट्री होनी चाहिए, बहुत बारीक कूटी हुई मिलिट्री, थोड़ी सी पानी के साथ पीते रहें तो अल्सर्स के लिए मुफीद है। और केले का तो बहुत ही मुफीद है। मैंने काफ़ी मरीजों को तजुर्बा बताया और उनकी अच्छी रिपोर्ट मिली है। मैंने कहा वो कौन सा मशवरा आया था जो हमारे कैप्टन सलीम साहब है ना, हवाई जहाज चलाते हैं, उनके अब्बा जान जो ईरान में रहे हैं काफ़ी देर, उन्होंने अंधराते का नुस्खा लिखा था। मैंने कहा था नोट करो, ये मैं जमात क्लास को बताऊंगा। यानी रात को जो अचानक नजर आना बंद हो जाता है, अक्सर लोगों में ये मरज है, वो कहते हैं लाइलाज है। उन्होंने मुझे लिखा था कि ये इलाज नहीं है, एक नुस्खा उनको कहीं से मिला था। वो कहते हैं जितने मरीजों पर मैंने इस्तेमाल किया वो सारे ठीक हुए हैं। तो अगर ये बात है तो फिर बहुत बड़ी बात है और इसका तजुर्बा होना चाहिए। वो कहाँ गायब कर गए तुम हैं? अच्छा, कि वो अंधराते के वक्त नहीं पढ़ा तुमने? कुछ समझ नहीं क्या लिखा हुआ है। किसको भी दिया था मैंने? राष्ट्रपति को या आपको? आप तीन ही हैं जिनको दिया जा सकता है, वो निकालें। बहुत ही हैरत अंगेज बात थी। वो कहते थे ये सादा सा नुस्खा है, मुझे इस ज़हन में नहीं है, और इसको कहते थे चंद एक हफ्ता 2 हफ्ते थोड़ा सा वक्त ही बताया था। उस अरसे के अंदर कहते हैं हैरत ज़रा रह गए मरीज। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल साफ नजर आने लग गया है, और ये बीमारी तो डॉक्टर बताते हैं बहुत गहरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। बाय बर्थ ये टेंडेंसी होती है। हाँ, जितनी जो उम्र ज्यादा दो किस्म के मियाँ बीवी अगर एक ही किस्म का खून रखते हो, वो कमजोरी हो तो उसमें भी पैदा हो जाती है, और अक्सर लड़कों में ज़ाहिर होती है शायद, है ना? और इसका वो डॉक्टर जो इस पर तहकीक कर चुके हैं वो कहते हैं इसका इलाज कोई नहीं, और ये बड़े नेक बुजुर्ग आदमी हैं और ऐसी गप मारने वाले तो है ही नहीं। मैं जानता हूँ इनको, मैंने बड़ी तहज्जी से लिखा। आप जानते हैं कोयटे वाले कैप्टन सलीम के वालिद, ये ख्वाजा साहब जो नहीं है अफजल, उनके खुसर ईरान वाले ख्वाजा अफजल यासीन साहब, उनका खत था। आप नहीं जानते उनको? हाँ, बड़े मुत्तकी साफ गो आदमी हैं।
इसलिए किसी और का होता तो मैं इस पर शायद एतबार न करता, मगर उनका नुस्खा भेजा कि मेरे तजुर्बे में आया हुआ है। तो बाज़ दफ़ा खुशफहमी भी हो जा करती है, बाज़ दफ़ा रिपोर्ट किसी कि मुझे अधराता है कोई वक्ती बीमारी हो, और चूँकि ज़्यादा वसी पैमाने पर तजुर्बा नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका वसी पैमाने पर तजुर्बा हो, और वो नुस्खा मुझे कल ला के देना फिर, ठीक है? अच्छा, ये वक्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये कुछ बाकी है, इसको यहीं रहने दो।